Hi and welcome to the Calculus and Trigonometric course. 7.4 arc length and surfaces of revolution का है. Chapter 7 इंटीग्रेशन एप्लीकेशन पर बेस करता है, जिसमें 7.1, 2, 3 पर हमने डिफरेंट टाइप्स की एप्लीकेशन देखी. 3D फिगर्स के सरफेस एरिया को किस तरह से फाइंड किया जाता है वो सारी चीज़ें हम जान चुके हैं. इसी तरह से 7.1 के अंदर हमने देखा कि अगर हमारे पास 2 कर्व हों और उसके दरमियान अगर हमें रीजन फाइंड करना हो तो वो किस तरह से हो रहा होता है. 7.4 पे हम ये सारी चीज़ें जान सकेंगे कि आर्क लेंथ और सरफेसेस ऑफ द रेवोल्यूशन क्या है. लेकिन उससे पहले बताता चलूँ कि अपकमिंग और प्रीवियसली तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है. फहद हुसैन CS से सर्च करने के बाद आप मेरे चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है. विथ ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं, जबकि इन वीडियोज़ पर इस्तेमाल होने वाले कॉन्टेंट रिलेटेड मटीरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग fahadhusaincs.blogspot.com पर है. तमाम मटीरियल को यहाँ से फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है. तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आपको मिलते रहें. वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें. अगर आप हार्ड प्रोग्रामिंग पे इंटरेस्ट रखते हैं, स्पेशली फॉर द डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग अप्रोच, तो यूडेमी पे इस वक्त ये कोर्स लाइव मौजूद है जो कि 10 घंटों से ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन पर मुश्तमिल है. आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आप ये कोर्स यहाँ से एंड करते हैं तो यू कैन स्टार्ट योर कैरियर एज अ डेटा साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट इन एनी फर्म. सो द कॉन्सेप्शनल थिंग इज़ देयर कि हमें सबसे पहले तो आर्क लेंथ के कॉन्सेप्ट को समझना है कि आर्क लेंथ क्या होता है. एंड देन वी विल टॉक अबाउट द सरफेसेस ऑफ द रेवोल्यूशन एज लाइक द रेवोल्यूशन ऑफ द शेप, जो कि हमने 7.3 के अंदर भी देखा था. सो इन दिस सेशन डेफिनाइट इंटीग्रल विच मीन इंटीग्रल इन विच the upper and lower limit are there are used to find the arc length of the curve and the axis of the surface of the revolution, which mean this integration will be used for the find the arc length, okay, of the curve and the axis of the revolutions, which mean the surfaces of the revolution. In either case an arc, a segment of the curve, ठीक है, यानी एक कर्व होता है, उसका एक सेगमेंट, एक पार्ट जो है, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक एक आर्क कहलाएगा. ठीक है. So it's approximated by the straight line segment whose length are given by the familiar distance formula. यानी ये approximately एक straight line के फॉर्म पर कंसीडर किया जा सकता है, जिसकी लेंथ जो है वो एक familiar distance फार्मूले के ज़रिए से गिवन की जाती है. यानी यहाँ पर डिस्टेंस बराबर होगा स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. दैट्स अ वेरी फेमस डिस्टेंस फार्मूला. द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हियर ए रेक्टिफायरेबल कर्व. ऐसा कर्व यानी रेक्टिफायर कर्व ऐसे कर्व को कहा जाता है जिसकी फाइनाइट लेंथ हो, यानी जिसके आर्क की फाइनाइट लेंथ हो, उसे हम रेक्टिफायरेबल कर्व कहेंगे. सो यू विल सी द सफिशिएंट कंडीशन फॉर द ग्राफ ऑफ द फंक्शन f to be a rectifiable between AFA and BFB is that f bar be the continuous on the closed interval AB. यानी जो रेक्टिफायरेबल कर्व होगा वो फंक्शंस पे हमें उस वक्त मिलेगा जब A पर f ऑफ a वैल्यूज मिले और b पर f ऑफ b वैल्यूज मिले, और जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव अपने फंक्शन का निकालेंगे क्लोज इंटरवल में, तो सच अ फंक्शन इज कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज इंटरवल ab एंड इट्स अ ग्राफ ऑन द इंटरवल ab इज अ स्मूथ कर्व. यानी ना सिर्फ वो क्लोज इंटरवल ab में स्मूथ कर्व होगा बल्कि कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल होगा. तो दो चीज़ें अभी तक हमने जानी कि आर्क लेंथ एक्चुअली डिस्टेंस फार्मूले के साथ किस तरह से फेमिलियर है, और रेक्टिफायर कर्व का मतलब ये है कि ऐसा कर्व जिसके अंदर एक फाइनाइट आर्क लेंथ मौजूद हो. अब हम बेसिक डेफिनेशन से समझ लेते हैं कि आर्क लेंथ को हम किन किन जगहों पर बेसिकली इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद हम सरफेसेस ऑफ रेवोल्यूशन को जानेंगे डेफिनेशन के साथ, विद एग्जांपल्स देख रहे होंगे. तो सबसे पहले हम आर्क लेंथ के कॉन्सेप्ट को समझते हैं एक सर्कल से. एक सर्कल अगर यहाँ पर देखा जाए जैसे ये मौजूद है, और अगर मैं इस सर्कल का ये कहूँ कि कंप्लीट रीजन क्या है, तो हम जानते हैं कि एक सर्कल कंप्लीट जो एरिया है वो 360 डिग्री पर बेस करता है. अगर हम इसमें से एक इस तरह से एक कंप्लीट एरिया बनाए, ठीक है, जो कि रेडियस है और उसके साथ सर्कमफेरेंस को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर इसकी वैल्यूज़ 180 के रिस्पेक्ट से यहाँ से यहाँ तक हम जानते हैं 180 है, तो ये जो कंप्लीट आर्क है, यानी मैं इस पूरे रीजन को आर्क कह रहा हूँ इस वक्त, तो इसका एरिया क्या होगा? वेरी सिंपल, इसका फॉर्मूला क्या है? 2πr एंड देन द डिग्री ऑफ द वैल्यूज़ विच मीन थीटा डिवाइड बाय 360. और अभी हमने देखा कि इसकी जो वैल्यूज़ यहाँ पर आ रही है वो 180 आ रही है. दैट्स कूल. इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस थीटा की जगह 180 लिख दूंगा. ठीक है. सिमिलरली अगर हम इसे हाफ कर दें, इस क्वार्टर बना दें इस तरह से, तो 90, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? 90 लिखूंगा. व्हाट अबाउट दिस वन जो कि यहाँ पर इमेज पे इस वक्त मौजूद? इसका मतलब ये हुआ कि इस आर्क की, यानी इस रीजन के आर्क की अगर मुझे लेंथ मालूम करनी होगी तो मुझे ये पता होना चाहिए कि इनके दरमियान बनने वाला थीटा की वैल्यूज़ क्या है. अगर हम एज्यूम करें कि ये 30 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस थीटा की जगह पर 30 वैल्यूज पुट करके बता सकते हैं कि इस रीजन पे जो आर्क मौजूद है इसकी लेंथ क्या होगी. दैट्स अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द सर्कल.
बट एज वी हैव सीन दैट कि बुक के 7.4 पे बेसिक डेफिनेशन बताई गई कि जो कर्व लाइन होगी उसमें से स्पेसिफिक रीजन को जब हम डिस्टेंस के फॉर्म पर देख रहे होते हैं, लेंथ के फॉर्म पे देख रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम डिस्टेंस फार्मूले को एप्लीकेबल होता हुआ देखते हैं। और इसी तरह से हमने देखा कि क्लोज इंटरवल ए बी में ना सिर्फ वो कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल था बल्कि साथ ही साथ वो स्मूथ कर्व भी। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस कंडीशन अगर मुझे एक सिंपल कर्व दी जाए जैसे कि यहाँ पर दी गई है, ठीक है, और इस कर्व में कहा जा रहा है कि मुझे आर्क वैल्यूज फ्रॉम दिस पॉइंट से दिस पॉइंट तक मालूम करना है। ठीक है, दैट्स गुड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंप्लीट वो आर्क एरिया है जो मुझे फाइंड करना है, विच मीन एस लेंथ ऑफ द कर्व फ्रॉम ए टू बी, यानी ये ए टू बी हमें फाइंड करना है और फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूले को रिकॉल करते हुए इस रीजन को यानी इस कंप्लीट ए टू बी रीजन को ब्रेक पॉइंट बनाऊं, इसके डिफरेंट क्वार्टर्स में डिवाइड करूं, तो क्या मैं एक पॉइंट यहाँ बना सकता हूँ, एक पॉइंट यहाँ बना सकता हूँ, इसी तरह से चाहूँ तो एक पॉइंट यहाँ बना सकता हूँ, ठीक है, और चाहूँ तो यहाँ बना सकता हूँ, इसी तरह इनकी भी वैल्यूज बनती जाएगी। ठीक है, जब मैं इस पॉइंट से शुरू हुआ तो ये इनिशियल पॉइंट था जहाँ पर मैंने ए को x0 का, फिर x1 x2 टिल टू द वैल्यू ऑफ xn चलेगा। तो इस पॉइंट पर x की बिहाफ पर y वैल्यूज मिली, जिसको अभी हमने बुक की डेफिनेशन पे देखा था a, fa, b, fb। ठीक है, फिर इसी तरह से y कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर मिलेगा, फिर इसी तरह c कोऑर्डिनेट्स, y कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे, एंड सो ऑन, ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब अगर मुझे इस पॉइंट से, ठीक है, आई एम गोइंग टू चेंज द कलर नाउ फर्स्ट टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। अगर मैं इस पॉइंट से बात करूं यहाँ से यहाँ तक की आर की लेंथ का, तो अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फार्मूला मैं x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 कर सकता हूँ। तो यहाँ पर इसी चीज़ को दिखाया गया डेल x x2 माइनस x1। सेम लॉजिक हम x1 y1 से x2 y2 के लिए करेंगे, एंड ये प्रोसेस इस तरह से चलता जाएगा। जिस तरह से डेल x आ रहा है इसी तरह से डेल y की वैल्यूज आती रहेगी और हम उसे रिकॉल करते रहेंगे डिस्टेंस फार्मूला। इसका मतलब ये हुआ कि ये डेल की वैल्यूज कंटिन्यूसली चलती रहेगी जहाँ तक मुझे मालूम करना, और जितने स्मॉल पार्ट में मैं से ब्रेक करूंगा उन तमाम वैल्यूज को हम फाइंड करेंगे, और फाइंड करने के बाद उन तमाम वैल्यूज को ऐड कर देंगे, और जैसे हम ऐड करेंगे तो टोटल उस आर्क की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है लिमिट का। ठीक है, ये लिमिट का कॉन्सेप्ट हमारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है जो डेल एक्स और डेल वाई के लिए यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। तो अब इसका एक जनरलाइज्ड फार्मूला जो बनाया जाता है टू फाइंड द आर्क लेंथ, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस, वेयर लिमिट डेल इज टेंड टू 0। ठीक है, लिमिट की वैल्यूज डेल की हम कहाँ तक लेके जा रहे हैं, 0 तक लेके जा रहे हैं, वेयर द समेशन ऑफ ऑल वैल्यूज दैट स्टार्ट i 1 to n, यानी जितनी वैल्यूज होगी वो ऐड होगी, बट हाउ द वे स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर एंड डेल डी, जिसको मैं इन सिंप्लीफाई पे लिख सकता हूँ 1 प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर डी एक्स, वेयर लिमिट स्टार्ट फ्रॉम ए टू बी। यानी इस पॉइंट से लिमिट इस पॉइंट तक तो जरूर चलेगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम डेरिवेटिव के फॉर्म पर देख रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप देखो चेंज वाई एंड चेंज इन एक्स देख रहे हो, तो इस तरह से है ना भाई, क्या मैं इस तरह से कह सकता हूं, यानी चेंज इन वाई और एक्स दोनों आप देख रहे हो। तो इस तरह से जब आप देख रहे हो तो इसका मतलब यही हुआ ना कि हम एक्चुअली क्या मालूम करना चाहते हैं, स्लोप मालूम करना चाहते हैं, और स्लोप किस तरह से मालूम होता है, डेरिवेटिव के जरिए से होता है। तो हमने 1 प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर और जो भी वैल्यूज आएगी फिर हम उसको इंटीग्रेट करेंगे और अपर लोअर लिमिट के बिहाफ पर उसे फाइंड कर लेंगे, एंड दैट विल गिव यू अ आर्क लेंथ। तो दैट्स अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल एज वेल एज द कर्व। होप यू अंडरस्टैंड। अब हम बात करते हैं सरफेस ऑफ द रेवोल्यूशन की। ठीक है, वैसे अभी इस पे हम क्वेश्चन भी करेंगे आर्क लेंथ पे, लेकिन हम पहले दोनों को कॉन्सेप्चुअली समझ लेते हैं फिर बुक की तरफ चलेंगे। सो अ सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन इज अ सरफेस जनरेटेड by rotating a two-dimensional curve about an axis, यानी किसी एक एक्सिस पर उस जनरेटेड सरफेस को जो कि रोटेट कर रहा है 2-dimensional कर्व पर, जब उसे हम रोटेट करेंगे उस रोटेटिंग एक्सिस पर तो वो चीज सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन कराएगी। ठीक है, क्या मतलब हुआ उसका, द रिजल्टिंग सरफेस देयरफॉर ऑलवेज हैज अ azimuthal symmetry. Example of the surface of the revolution include the apple surface, cone excluding the base, conical frustum excluding the end, cylinder and other stuffs are there. Okay, डेफिनेशन हमने प्रॉपर्ली यहाँ से समझ ली। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं बुक को फॉलो करते हुए, ताकि ये कॉन्सेप्ट समझना हमारे लिए मजीद आसान पाए। ओके, सो देयर इज अ डेफिनेशन विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉपर वे पे लिखा हुआ है कि लेट द फंक्शन गिवन y इक्वल टू एफ एक्स रिप्रेजेंट द smooth curve on a closed interval AB, the arc length of function f between AB that is represented in this form as we have seen. Similarly,
फॉर अ स्मूथ कर्व गिवन बाय द x इक्वल टू जी वाई, यानी अगर एक स्मूथ कर्व x इक्वल टू जी वाई के फॉर्म पर है, सो देन द आर्क लेंथ ऑफ द g बिटवीन c टू d दैट इज रिप्रेजेंटेड सेम विद द लॉजिक बट चेंज इन अ जस्ट अ साइन ऑफ द और जस्ट अ नेम ऑफ द अपर एंड लोअर लिमिट बाय अ g फॉर्म, ठीक है। तो ये बेसिक डेफिनेशन है। अब जो चीज़ बात हुई थी हमारी डिस्टेंस फार्मूले के रिस्पेक्ट से, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको समझे। बिकॉज ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द आर्क लेंथ कैन बी अप्लाइड टू अ लीनियर फंक्शन, arc length that applied to a linear function. You can check to see this new definition agrees with the standard distance formula for a length of the line segment that's shown in example 1. How? Let's see the example 1. So example 1 here, the length of the line segment. Find the arc length. हमें arc length find करना है from x1 y1 to x2 y2, यानी दो coordinates दे दिए गए हैं on the graph fx equal to mx plus c, which mean एक straight line की बात हो रही है। आर शोन इन फिगर 7.38 से 7.38 पे दिखा दिए गए। ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये दो पॉइंट्स दे दिए गए जो हम स्लोप के लिए नॉर्मली फाइंड कर रहे होते हैं। अभी हमें आर्क लेंथ मालूम करनी है, रिमेंबर। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जो फंक्शन हमें गिवन है विच मीन दिस फंक्शन, हमें उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना होगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, ठीक है। एफ बार इक्वल टू y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1, दैट्स गुड। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास स्लोप के फॉर्मेट पे आ गया है इस स्ट्रेट लाइन का, एज यू नो। सो जो अपर एंड लोअर लिमिट होगी वो यकीनी तौर पे इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 एंड x2, तो हमने x1 एंड x2 लिखा, फॉर्मूला 1 प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर dx है, फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर किया, डिनोमिनेटर से एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद इंटीग्रेट किया गया, ठीक है। इंटीग्रेट करने के बाद अपर एंड लोअर लिमिट अप्लाई किया गया, एंड जैसे ही हमने अपर लोअर लिमिट इसमें अप्लाई किया एंड इट सिंप्लीफाई फॉर्म बाय यूजिंग द अपर एंड लोअर लिमिट इज कन्वर्टेड इनटू अ डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ प्लेन। और यही चीज़ हम आर्क लेंथ के जरिए से भी स्लोप के जरिए से भी कर रहे थे, और यही चीज़ हमें आर्क लेंथ बता रही है। यानी जब हम स्लोप निकालते हैं तो और इस फॉर्मूले पे जब उसे पुट किया जाएगा तो हमें यहाँ से यहाँ तक की आर्क का लेंथ का पता चल जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट वन। अब हमें प्रॉपर्ली आर्क लेंथ को समझना है, पहले हम डिस्टेंस के लॉजिक को समझ चुके हैं। एक फंक्शन दिया गया है y इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइड 6 प्लस 1 अपॉन 1 डिवाइड बाई 2x इन सिंपल यू कैन से। जो क्लोज इंटरवल दिया गया है वो हाफ से 2 तक दिया गया है, यानी ये हाफ है और ये 2 है, ठीक है। तो ये इस तरह से लाइन बन रही है यहाँ पर, ठीक है, एज शोन इन फिगर 7.9 एज वी हैव सीन। तो सबसे पहले हमने फंक्शन को विजुलाइज किया, फंक्शन विजुलाइज हुआ है यहाँ पे। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेना होगा, राइट। तो डी वाई अपॉन डी एक्स से हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, टेकिंग कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज आ रही है जो फर्स्ट डेरिवेटिव की है, राइट। तो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम थे हमारे पास वो यहाँ पर हाफ एंड 2 कंसीडर होंगे, ठीक है। हाफ एंड 2 कंसीडर किया, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यूज का स्क्वायर किया, सिंपल। ये मुझे स्टेप बताने की ज़रूरत नहीं है, इंटीग्रेशन हम पढ़ चुके हैं, सारे स्टेप्स हमें पता है। इंटरनल सारे प्रोसेस किए गए, प्रोसेस करने के बाद सिंप्लीफाई किया गया, इंटीग्रेट किया गया, अपर लोअर लिमिट अप्लाई किया गया, एंड दिस इज अ वैल्यू 33 डिवाइड 16, ठीक है। 33 डिवाइड बाई 16 आप जब करेंगे तो डेसिमल पॉइंट्स के साथ वैल्यूज आएगी 2.06, ठीक है। इट्स अप्रॉक्सीमेटली 0.26 वैल्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस आर्क की लेंथ 2.06 है। फाइंड द आर्क लेंथ एग्जाम्पल 2, 2 एग्जाम्पल्स करा रहा हूँ, बाकी आप बुक को पढ़कर भी बड़े आसानी से इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। हमने लॉजिकली समझ लिया कि आर्क क्या है और हम उसे कैसे फाइंड करते हैं। फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्लोज इंटरवल दिया गया 0.8 एज शोन इन अ फिगर पे शोन हुआ है, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है, जो 0 से 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। तो बाय सॉल्विंग फॉर द एक्स के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ सर, तो स्क्वायर रूट लेने की वजह से एक्स स्क्वायर जो एक्स में कन्वर्ट हो गया और ये जनरलाइज फॉर्म आ गया। अब पॉजिटिव साइन को लेते हुए हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद वैल्यूज पुट की, 3/2 y माइनस 1 का हाफ यानी स्क्वायर रूट इस पर मौजूद है। स्क्वायर रूट का स्क्वायर है, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, वैल्यूज बाहर आ गई, इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद कांस्टेंट वैल्यूज तो 1/2 बाहर आई हुई, इंटीग्रेट करने के बाद वैल्यूज अपर लोअर लिमिट अप्लाई की गई, एंड दैट्स फाइनली अप्रॉक्सीमेटली 9.073। ये जो साइन है वो अप्रॉक्सीमेटली का होता है, एंड दैट इज द लेंथ ऑफ द अप्रॉक्सीमेटली पार्ट एज शोन इन अ फिगर एज वेल। तो फंक्शन ये रहा हमारा, ठीक है, और जो इंटरवल दिया गया था वो 0 से 8 तक का दिया गया था, तो हम कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक की आर की लेंथ बता रहे हैं जो कि 9 पॉइंट समथिंग वैल्यूज़ के साथ है। होप यू अंडरस्टैंड। तो इस तरह से हमने आर्क लेंथ को कम्प्लीटली जान लिया कि आर्क लेंथ क्या है कॉन्सेप्शनल व्यूज़ के साथ भी। अब हम सरफेसेस ऑफ रेवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं, तो हमें कॉन्सेप्शनल इन द फॉर्म ऑफ द एप्लीकेशन वर्क समझ में आएगा कि इंटीग्रेशन को इन अ सेंस ऑफ एप्लीकेशन कहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा होता है। ओके, सो अ सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन
इज अ सरफेस, ये एक सरफेस है दैट इज जनरेटेड बाय रोटेटिंग अ टू डायमेंशनल कर्व। यानी जब हम टू डायमेंशनल कर्व को रोटेट करते हैं तो ये सरफेस जनरेट होती है। किस डायमेंशन पे या किस जगह पर उसे जनरेट करते हैं? अबाउट एन एक्सिस, यानी एक एक्सिस पर उसे जनरेट किया जाता है। अब वो एक्सिस एक्स डायरेक्शन पे भी हो सकता है, वाई पे हो सकता है, जेड पे हो सकता है, ये बेस करेगा उस एग्जाम्पल पे। सो द रिजल्टिंग सरफेस देयरफॉर ऑलवेज हैज़ अ सिमेट्री, यानी जो रिजल्टिंग सरफेस आएगा वो सिमेट्री होगा, यानी सेंटर से उसे डिवाइड किया जाएगा तो इक्वली डिवाइड होंगे। एग्जाम्पल ऑफ द सरफेसेस रेवोल्यूशन इंक्लूड द एप्पल सरफेस, कोन, canonical frustum, cylinders, and etc. These are the proper example of the surface of the revolution in a form of the symmetry, and that is generated by the rotating of the two-dimensional curve about an axis. So these examples are fulfilled according to the rotation of your curve according to the definition. So here are the generated image. अगर आप इस कोन शेप को देखें तो फर्स्टली हमारे पास इस तरह से एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो हमारे एक्स और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स पे बना हुआ है। आई एम गोइंग टू जूम इट नाउ। और अगर आप बगौर देखें कि अगर मैं इस एक्सिस को इस रोटेशन पे घुमाऊं, यानी इस तरह से उसे रोटेट करूं, तो रोटेट करने पे क्या ये 3D इस तरह से कोन बन जाएगा और इनर साइड पे इस तरह से कोन बन रहा होगा, ये यकीनी तौर पे यू। ठीक, मैंने बिहाइंड वाली चीज़ को भी शो करने की कोशिश की है, दैट इज कोन। ठीक, फ्रस्टम की अगर मैं बात करूं तो अगर इस तरह से एक शेप ज्योमेट्रिकल बना हुआ है और इसे मैं इस तरह से प्लॉट रोटेट करूं, ठीक है, किसी डायरेक्शन पे, तो क्या ये इस तरह से बन जाएगा और होलो इस तरह से बन रहा होगा। ठीक है, सिलेंडर को देखें, अगर इस तरह से रेक्टेंगल बनाया जाए और उसको इसी रेवोल्यूशन पे घुमाया जाए तो ये इस तरह से एक सिलेंडर फॉर्म पर होलो सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप इस तरह से सेमी सर्कल को रोटेट करें, ठीक है, वेयर ए इज़ ग्रेटर देन सी, ठीक है, सी से बड़ी वैल्यूज़ है, और इसे इस डायरेक्शन पर रोटेट किया जाए यानी इस तरह से, तो ये शेप बन रहा है। ठीक है, इसी तरह से इसको थोड़ा सा थिक किया जाए या इसे थोड़ा कम किया जाए, ठीक है, थिक तो ये ज़्यादा है, तो इस तरह से एक ज्योमेट्रिकल शेप बन रही है। इसी तरह जोन वाइज कन्वर्ट किया जाए तो इससे, यानी ओवरऑल कहने का मकसद ये है कि जब आप इस तरह के 2D इमेज को जनरेट करते हैं रोटेटिंग ऑफ द टू डायमेंशनल कर्व, तो इस तरह से एक स्पेसिफिक एक्सिस पे तो इस तरह से एक 3D इमेजेस प्लॉट हो रही होती है और इन्हीं प्लॉटेड इमेज को सरफेसेस ऑफ रेवोल्यूशन कहा जा रहा होता है। कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं जहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि इनके वॉल्यूम को फाइंड करना तो हमने 7.3 में देखा था। सरफेसेस ऑफ रेवोल्यूशन में इंटीग्रेशन का प्रॉपर्ली यूजेज क्या है और वो किस तरह से यूज़ हो रहा होता है। ओके, द फर्स्ट थिंग 482 पेज नंबर पे हम मौजूद हैं। एरिया ऑफ द सरफेसेस ऑफ रेवोल्यूशन का है। इन सेशन 7.2 एंड 7.3 इंटीग्रेशन वाज यूज्ड टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सेपरेटली। हमने इन दोनों सेशन को कवर किया। You will now look at the procedure to finding the area of surfaces of the revolution. Now that we are going to find the area of the surfaces. So definition of the surfaces of revolution: if the graph of the continuous function is revolved about a line, यानी एक continuous function को revolve किया जाए यानी move किया जाए एक line पे, so the resulting surfaces is a surface of revolution. ठीक है, यानी उसी result आने वाले surface को surface of revolution कहा जा रहा होगा। अगर आप एक्यूरेट डेफिनेशन की बात करें कि बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द फार्मूला किस तरह से इसको डिफाइन किया जाता है, सो एज लाइक द आर्क लेंथ वो से मेंशन किया गया है। लेट एफ बी द फंक्शन एफ ऑफ एक्स हैज़ द कंटिन्यूअस डेरिवेटिव ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी, यानी ये फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल पे। द एरिया कैपिटल एस ऑफ द सरफेस ऑफ द रेवोल्यूशन फॉर्म बाय द रिवॉल्विंग द ग्राफ ऑफ फंक्शन अबाउट अ हॉरिजेंटल और वर्टिकल एक्सिस, यानी या तो हॉरिजेंटल या वर्टिकल किसी एक्सिस पे इसको रोटेट किया जा सकता है, तो उस सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन को हम कैपिटल एस कह रहे होते हैं, जबकि आर्क के लिए जो डिस्टेंस फार्मूले के साथ रिप्रेजेंट किया गया था वो स्मॉल एस था। ठीक है, सो कैपिटल एस इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रेशन ए बी आर ऑफ एक्स देन स्क्वायर रूट 1 प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर डी एक्स, यानी ये पार्ट हमारा बिल्कुल वही है जो आर्क लेंथ के लिए इस्तेमाल हो रहा था, सिर्फ इजाफा 2 पाई एन आर एक्स का है। अब आर एक्स क्या है? आर एक्स इज अ डिस्टेंस बिटवीन अ ग्राफ ऑफ एफ एंड द एक्सिस ऑफ द रेवोल्यूशन, यानी जहां पर एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन हो रहा है और जो डिस्टेंस ओरिजिनल ग्राफ का है उसके दरमियान का जो फर्क है या डिस्टेंस है उसे हम आर ऑफ एक्स कह रहे हैं। इफ एक्स इक्वल टू जी वाई, यानी सेकंड टर्म पे अगर एक्स जी वाई के बराबर है ऑन द इंटरवल सी डी, देन द सरफेस एरिया विल बी कन्वर्टेड इनटू सी टू डी एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ वाई, एंड दिस इज द फंक्शन एक्स इज अ फंक्शन ऑफ वाई and y is a function of x that will be applicable. Hope you understand. Where g of y is the distance between a graph g and axis of revolution. सर सी बात है, वो सिर्फ वेरिएबल का नाम चेंज किया गया। Hope you understand कि definition of the area of
सरफेस ऑफ द रेवोल्यूशन क्या है। अब इस एरिया को फाइंड करने के लिए हम एग्जाम्पल 6 एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखेंगे ताकि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। सो फाइंड द एरिया ऑफ द सरफेस फॉर्म बाय द रिवॉल्विंग द ग्राफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, यानी एक्स क्यूब पर एक फॉर्मूला है वाई के फॉर्मेट पे, यानी वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, और हमें रिवॉल्विंग द ग्राफ पे यानी एरिया मालूम करना है सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन का। सिंपली अगर आप ग्राफ देखो ना एक्स क्यूब का, पहले तो हम ग्राफ को समझते हैं। भाई ये जो ब्लैक कलर है, ये जिसको मैं ओवरलैप कर रहा हूँ रेड के साथ, ये फंक्शन है एक्स क्यूब का, ठीक है भाई। पॉजिटिव डायरेक्शन पे ये सिर्फ एक्स क्यूब है। अब अगर आप इसको एक्स डायरेक्शन पे ये देखो इस तरह से रिवॉल्व करो, तो इस तरह से घुमाते घुमाते क्या ये इस तरह से नहीं बन जाएगा भाई, इस तरह से 3D फॉर्म पर ये कुछ इस तरह से प्लॉट होने लग जाएगा, ठीक है। तो ये जो एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन है इसका हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है, बाय यूजिंग द फॉर्मूला। तो इंटरवल जो डिफाइन है वो क्लोज 0 1 है। अबाउट द एक्सिस भी हमें एक्स दिया गया है, वही चीज़ हमने यहाँ पर देख ली कि एक्स एक्सिस पे वो चीज़ रिवॉल्व हो रही है। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव अपने फंक्शन का निकालना है। तो फंक्शन जो था हमारे पास वो एफ ऑफ एक्स पे था, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे रोटेट हो रहा है। सो एफ इज आर ऑफ एक्स एंड आर ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी जो ओरिजिनल फंक्शन है वही हमारा आर ऑफ एक्स भी बन रहा है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया 3x², ठीक है, जबकि ओरिजिनल एक्स क्यूब है। 2 पाई कांस्टेंट रहा, फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा, जो ओरिजिनल फंक्शन था वही हमारा आर ऑफ एक्स भी है, वही लिख दिया हमने। जो फर्स्ट डेरिवेटिव था वो लिख दिया हमने, तमाम वैल्यूज लिखी, सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेट किया, अपर लोअर लिमिट अप्लाई किया, एंड दैट विल बी द अप्रॉक्सीमेटली एरिया, विच मीन द एरिया ऑफ दिस सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन विल बी 3.563, ठीक है। दैट इज़ अ वेरी इनिशियल स्टेप्स, तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि इंटीग्रेशन स्टेप्स वगैरह किस तरह से होते हैं, वो हम सारी चीज़ें लाइन टू लाइन जान चुके हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज एक्स स्क्वायर। ओके, सेम लॉजिक के साथ है, लेकिन हम सिर्फ एक वैल्यूज पॉलिनोमियल के चेंज होते हुए ग्राफ को कम्प्लीटली चेंज होता हुआ देख रहे हैं किस तरह से। सरफेस एरिया मालूम करना है, ये फंक्शन है, जबकि हमारे पास जो इंटरवल है क्लोज वो 0 to √2 है, ठीक है। वाई एक्सिस पर रेवोल्यूशन होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ग्राफ को समझना है, तो सिंपली हमने ग्राफ को लिया, ठीक है, और ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, जो 0 से स्टार्ट हो रहा है और √2 तक जा रहा है, ये वाई एक्सिस पे इसकी वैल्यूज है, और इस तरह से डायरेक्शन वाई पे होगी क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया। अब इस ग्राफ को जब इस तरह से रोटेट किया जाएगा तो 3D में कुछ ही यूं प्लॉट हो जाएगा भाई। इस ग्राफ को जब आप रोटेट करोगे तो ये इस तरह से प्लॉट होगा। ओरिजिनली जो फंक्शन था वो x² था, ठीक, लेकिन इस x² को जब रोटेट किया तो ये सरफेसेस ऑफ रेवोल्यूशन बन गया और ये हमारे कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ठीक है। अब Rx जो है हमारे पास क्या है, x। अब ये R ऑफ x किस तरह से आ रहा है, इस चीज़ को हम समझेंगे। तो अगर आप R ऑफ x को देखो तो एरिया ऑफ रेवोल्यूशन से ये इस डिस्टेंस पे मौजूद है, यानी ये हमारा लेंथ है ओरिजिनल फंक्शन की, और ये हमारा वो डिस्टेंस है जो x का है। तो जो x का डिस्टेंस होगा फंक्शन के साथ, जो कर्व फंक्शन है, वही हमारा R ऑफ x कहलाएगा, और यहाँ पर जो R ऑफ x की वैल्यू है वो x है। इसी चीज़ को इसके सोल्यूशन के फर्स्ट स्टेप पे मेंशन किया गया है। लेट मी शो यू हियर। In this case, the distance between a graph of function and the y-axis is rx, as we know, which is equal to x. Using the first derivative, that is equal to 2x, you can determine that the surface area by using this formula. ठीक है, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया, r ऑफ x का पता चल गया वो x है, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव में भी हमें वही मिल रहा है x। वैल्यूज पुट की, इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद अपर लोअर लिमिट पुट की, और उसके बाद हमारे पास जो अप्रॉक्सीमेटली एरिया आया surfaces of the revolution का, that is equal to 13.614 based on the following constant condition. So hope you understand, हमने दो एग्जाम्पल्स दोनों में की, इसके अलावा मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग हमें लॉजिकल कॉन्सेप्ट समझना था कि ये दोनों कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आप बुक पढ़ रहे होंगे चीज़ों को तो आप प्रॉपर्ली उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो मैंने प्रीवियसली कुछ टॉपिक्स इसमें डायरेक्टली बताई हैं, अब कुछ चीज़ें मैंने स्किप की हैं जैसे आर्क लेंथ में। तो एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 को आप ज़रूर देखें, सिर्फ यही दो चीज़ें स्किप हुई हैं, बाकी तमाम चीज़ें मैंने प्रॉपर्ली कोशिश की कि आपको प्रॉपर्ली बताया जा सके। होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट द कॉन्सेप्शनल व्यू ऑफ द आर्क लेंथ एंड द सरफेसेस ऑफ रेवोल्यूशन। फिर भी अगर कोई सवाल हो, कोई चीज़ अगर समझ में ना आई हो, कमेंट सेक्शन पर मुझे ज़रूर बताएं, कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको पर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, इसी तरह से जुड़े रहें ताकि अपकमिंग डेज़ पर आने वाली वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की चीज़ें आप आसानी के साथ सीखते रहें। नेक्स्ट सेशन पर मिलते हैं, सी यू देयर।